सोचो कि आप बचपन से एक लड़की को काफी ज्यादा पसंद करते हो और आप फ्यूचर में जाकर उसी के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन एक दिन अगर एक इवेंट के दौरान वो लड़की के ऊपर कोई शूट करने की कोशिश करे जहाँ पर आप उसको बचाने के चक्कर में अगर आप मारे जाओ तो फिर क्या होगा? क्योंकि इसके बाद तो आप अचानक से करीब 200 साल बाद फ्यूचर में चले जाओगे, जहाँ पर आपका बस एक ही गोल है, ये पता लगाना कि आखिरकार आप अचानक से फ्यूचर में कैसे आ गए और इसी के साथ साथ अभी आपका क्रश कहाँ पर है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारा लौंडे का बचपन का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो वो बचपन से अपने दोस्त को काफी ज्यादा पसंद करता था। इसी वजह से वो बिल्कुल मेरी तरह सीधा जाकर उसको प्रोपोज ही मार देता है। वो कहता है कि मैं असल में फ्यूचर में जाकर तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड तोसा भी इसके लिए तैयार हो गई थी, बट वो दोनों तो अभी बच्चे हैं, इसी वजह से वो दोनों शादी अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी वजह से आगे तोसा भी उसको हक करते हुए कहने लगती है कि एक दिन ना एक दिन मैं भी फ्यूचर में जाकर तुम्हारे साथ शादी करना पसंद करूंगी। फिर हमें डायरेक्ट काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो तोसा हमारे लौंडे के साथ अलग रूम पे बैठ कर AI असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी और आगे उन लोग का बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग तो अभी 2040 में जी रहे हैं और इतने सालों से AI के ऊपर रिसर्च करने के वजह से वो काफी ज्यादा जीनियस हो गया है और अभी वो एंड्रॉइड भी बना सकता है। और आगे हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और आज तो यहाँ पर वो सबके सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाली थी और वो प्रेजेंटेशन दे ही रही होती है, तभी इतने में स्टेज पे एक बंदा उठकर गन तानते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे वो सभी एंड्रॉइड के वजह से ये सोसाइटी काफी ज्यादा डेंजरस बन गया है। ये कहकर जब भी वो उसके ऊपर शूट करता है ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडा आकर उसको बचा लिया था, लेकिन तभी अचानक से गलती से उसको गोली लग जाता है और ये गोली खाने की वजह से तो यहाँ पर उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से आगे कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही मारा जाता है, बट जब भी आगे उसको होश आता है वो तो यहाँ पर पूरा ही नंगा था, जहाँ पर वो अपना नीचे वाला हिस्सा को देखकर तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जब भी आगे वो बाहर देखता है ये जगह देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर उसको याद भी नहीं था कि आखिरकार मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। बट तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा और उसका बेटी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर तो वो बंदा हमारा लौंडे को सेज कहकर पुकार रहा था। वो बताता है कि असल में ये जगह का ही बड़ा एक अर्थक्वेक के वजह से तबाह हुआ है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अभी भी हमारा लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब भी आगे वो इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता है, कमजोर होने की वजह से तो यहाँ पर कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। जब भी आगे उसको होश आता है वो बंदा तो यहाँ पर उसको एक गाड़ी में चढ़ाकर एक जगह पर लेकर जा रहा था। आगे वो बंदा बताता है कि मेरा नाम असल में डब्लू है और मैं असल में विलेज की लीडर हूँ और तुम इससे मिलो, ये मेरी बेटी है और इसका नाम आईडी है। अकीरा कहता है कि लगता है तुम लोग से कोई गलत फहमी हो गया, शायद तुम लोग मुझे कोई और समझ रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। बट डब्लू बताता है कि हमारा विलेज काफी सालों से एक डिवाइन गॉड को पूजा करते हुए आ रहे हैं और पूजा करने के टाइम पे हम लोग एक गाना भी गाते हैं। वो गाना सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी वो गाने के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा था और इसी के साथ साथ तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जगह का हालत ऐसे कैसे हो गया। बट आगे वो इसके बारे में पूछता है, इससे पहले डब्लू बताने लग जाता है कि वो लोग गाँव के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये टावर तो असल में वही टावर था जब वो पहली बार टोसा के साथ घूमने गया था और यहाँ पर तो उसके पास रहने का बिल्कुल भी जगह नहीं था। इसी वजह से वो टोसा के घर पर रुकने का डिसाइड करता है, जहाँ पर उसका मुलाकात उस जगह पर एक लेडी से भी होता है जिसका नाम टेवेरिना था और उसको तो यहाँ पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने मिलकर सेज को इस जगह पर लेकर आया है। ये बात सुनकर तो दूसरे अकीरा को भी समझ आ गया था कि वो लोग असल में उसके बारे में बातें कर रहे हैं। आगे जब भी कुछ देर बाद वो सोकर उठता है वो तो यहाँ पर उन दोनों को थैंक यू कह रहा था, क्योंकि डब्लू के वजह से उसको इस जगह पर रहने का मौका मिला और बाद में वो विलेज के काफी सारे लोगों के साथ रात में खाना खाता है। और एक चीज जानकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको तो समझ आ गया था कि इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इसी के साथ साथ उन लोगों के पास बुक भी नहीं है जिससे कि उन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह पर वो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया पर राज करता है और इसी के साथ साथ वो लोग ही थे जो कि सभी कंट्री को डिस्ट्रॉय करके बस एक ही कंट्री बनाए थे। बट तभी अचानक से वो लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या वो लोग एजेंसी को इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे या फिर नहीं। लेकिन तभी अचानक से तवेरीना इसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अभी बस एक ही दिन हुआ है, हमारे लौंडे को होश आया है, इसी वजह से ये दुनिया के साथ एक साथ चलने में उसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। और आगे कुछ घंटे बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लौंडे को तो यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो जल्दी से छत पे चला जाता है और यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जहाँ पर इस जगह पर तो उसको असल में ये लग रहा था कि शायद वो अभी एक सपना देख रहा है। बट तभी हम लोग उस जगह पर एक मिस्टीरियस लड़की को भी देखते हैं जो कि काफी देर से उसके ऊपर नजर रखी हुई थी और अगले दिन पर तो उसने ये डिसाइड किया था कि अब वो टोसा को इस दुनिया पर ढूंढेगा, लेकिन उसको तो अभी इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसी वजह से आगे वो आईडी से इसके लिए मदद मांगता है, जहाँ पर वो सबसे पहले आईडी के साथ मार्केट पर जाता है, जहाँ पर वो सारी चीजों को एनालाइज करने लगता है कि आखिरकार
आखिर इस जगह पर है क्या, क्योंकि शहर तबाह होने के बावजूद भी तो अभी भी काफी सारे लोग अपना बिजनेस चला रहे थे। इसी वजह से ये सब कुछ देखकर तो आगे वो आईडी से ये पूछ रहा था कि क्या इस जगह पर कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी है क्या। लाइब्रेरी के बारे में सुनकर तो यहाँ पर आईडी ने उसको अपने स्कूल पर लेकर गया था, जहाँ पर ढेर सारा बुक था। लेकिन ये सारा बुक पढ़ने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसको ये इस दुनिया के बारे में खास कुछ भी पता नहीं चला था। और आगे घर जाते दौरान आईडी बताने लग जाती है कि वो असल में उसे काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि एक दिन तो उसने उससे ये पूछा था कि विलेज में कोई ऐसा पर्सन है क्या जिसके साथ वो लोग बातें कर सकते हैं। और तभी अचानक से घर जाते दौरान वो लोग जल्दी से चर्च के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो एक वेडिंग चल रहा था, जहाँ पर आईडी बताने लग जाती है कि कैसे इस दुनिया पे शादी करने का लॉ बिल्कुल डिफरेंट है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर अकीरा उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि बस एक टाइम पे दोनों लोग ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया पर तो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि इस जगह पर तो एक बार एक ही झटके में काफी सारे लोगों का शादी हो रहा था। और तभी अचानक से अकीरा को याद आता है कि कैसे वो एक दिन तोसा के साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर उसी दिन ही तोसा ने बातों बातों में ये बताया था कि असल में सभी इंसान को टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड तैयार हो जाता तो सभी इंसान के लाइफ में सारा कुछ इजी हो जाता है। और वो यहाँ पर ये सारा कुछ बातें बताई रही होती है, पर तभी अचानक से अकीरा उसको एक रिंग देता है। उसके हाथों से ये रिंग पाकर तो उस दिन तोसा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि अकीरा और आईडी तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर टवेरीना आकर उससे मदद मांगने लगती है, क्योंकि उन लोगों का घर के एक ट्रैक्टर तो पूरी तरीके से खराब हो गया था। और हमारा लौंडा यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो तो यहाँ पर तोसा के साथ ही एक साथ मिलकर पढ़ाई किया था। इसी वजह से आगे वो कुछ ही देर में वो ट्रैक्टर को चुटकियों में ठीक कर देता है। ये देखकर तो वहाँ के सभी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। बट तभी अचानक से उस जगह पर कमिश्नर केने सबने काफी सारे सोल्जर के साथ उस जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि टवेरना फैमिली के एक मेंबर जिसका नाम बॉग है, उसने तो यहाँ पर हमारे लॉन्डे के बारे में रिपोर्ट किया था। और आगे वो कमिश्नर सीधा जाकर हमारे लॉन्डे के सामने जाकर उसको अपना नाम बताता है। वो कहता है कि तुम उस जगह पर थे जो जगह पूरी तरीके से तबाह हो गया था, इसी वजह से हम सभी तुम्हें पकड़ कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कमिश्नर का ये बात को सुनकर तो डब्लू आकर उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, बट दूसरा कमिश्नर भी कहाँ मारने वाला था, वो सीधा उसके पैर पर एक गोली मारता है, क्योंकि यहाँ पर कमिश्नर ने जानबूझकर उन लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो अकीरा के साथ साथ डब्लू और आईडी को भी लेकर जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा बॉग भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने पहले उससे डील किया था कि इसमें उसके फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट जनरल भी यहाँ पर कहाँ मारने वाला था, वो उसको साफ साफ मना कर देता है। जो कड़कड़ी आगे वो जल्दी से डब्लू को वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ पर ही बेहोश करवा देता है। आगे जब भी उसको होश आता है यहाँ पर तो वो ट्रेन से एक जगह पर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन रुक जाता है। तभी अचानक से उस जगह पर वो जनरल और बाकी सभी सोल्जर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन लोगों का थोड़ा सा बातों से ही तो यहाँ पर अकीरा को पता चल गया था कि वो लोग असल में अकीरा को ले जाने के बाद दोबारा ये विलेज पे आकर विलेज के सभी लोगों को खत्म करने के बारे में प्लान कर रहे थे, जहाँ पर वो जनरल तो इसका शुरुआत आईडी को खत्म करने से करने वाला था। हमारा लौंडा ये जानने के बाद तो उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं। बट तभी अचानक से उस जगह पर वो अननोन लड़की आकर ठीक टाइम पे अकीरा को आजाद कर देता है। जो कड़कड़ी तो वो यहाँ पर सीधा जाकर जनरल के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी अचानक से वो जनरल सबको ऑर्डर देता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। सुनकर आगे जब भी सभी सोल्जर मिलकर डब्लू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक टाइम पे तो वो अननोन पर्सन अपना बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद आगे वो एक एक कर सभी सोल्जरों को कुछ ही देर में वहाँ पर ही खत्म कर देता है। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी अपना एक लकड़ी के मदद से एक सोल्जर को हरा दिया था, लेकिन जब भी आगे वो जनरल दोबारा उठ खड़ा होकर अपने मशीन गन के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। भैंस की टांग यहाँ पर वो अननोन लड़की भी थोड़ी ना कम थी, वो तो यहाँ पर अपना लेजर कैनन से ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। और आगे जब भी अकीरा वो अननोन पर्सन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की बताती है कि मैं असल में एक एंड्रॉइड हूँ और मेरा नाम इगोरे है। जब भी आगे इगोरा उसको ध्यान से देखता है, उसका फेस को देखकर तो यहाँ पर उसको तोसा का याद आ गया था, लेकिन तभी अचानक से इगोरे उससे कहने लगती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसको इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर तो यहाँ पर अकीरा का भी फट के चौसठ हो गया था, क्योंकि वो दो यहाँ पर पावरफुल ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। बट जब भी आगे इगोरे अपना एक रिंग निकाल कर उसको दिखाने लगती है, ये रिंग देखकर तो यहाँ पर अकीरा को समझ आ गया था कि ये असल में वही रिंग है जो कि उसने तोसा को दिया था। और उससे थोड़ी देर बातें करने के बाद ही तो यहाँ पर अकीरा को भी समझ आ गया था कि वो असल में तोसा को जानता है। बट इगोरे कहती है कि मैं इसके बारे में तुमको बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये राज है। और आगे वो लोग जल्दी से वही विलेज पर पहुंचते हैं, और उस जगह पर तो बॉग हमारा लौंडे से काफी ज्यादा माही मांग रहा था, क्योंकि उसके वजह से तो यहाँ पर ये सा कुछ कांड हुआ था। लेकिन हमारा लौंडा तो कुछ ज्यादा शरीफ था, वो उसको तुरंत ही माफ कर देता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको भी पता था कि ऐसा कोई बॉग असल में हमने विलेज को ही बचाने के लिए किया था। और अकीरा को तो यहाँ पर ये भी समझ आ गया था कि अगर वो इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकेगा
का तो ये विलेज और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। इसी वजह से वो उसी दिन ही रात पे यहाँ से निकलने के बारे में डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जल्दी से यहाँ के सभी लोगों को बाय कहकर ही चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर जाती है तो अभी भी इगोरे बस उससे यही चीज कह जा रही थी कि चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। बट हमारा लौंडा तो कुछ ज्यादा सिग्मा था, वो उससे कहने लगता है कि मैं किसी अननोन लड़की के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर इगोरे भी थोड़ी ना कम थी, वो तो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि अगर ऐसा बात है तो चलो हम दोनों सबसे पहले एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इसके बाद ही तुमको समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। इसी वजह से बाद में जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे और अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में हम लोग 20-30 बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब की बार भी तो यहाँ पर हमारा लौंडा साफ साफ मना कर दिया था। आगे वो कहने लगता है कि हम लोग सबसे पहले वही जगह पर जाएंगे जहाँ पर मुझे होश आया था, क्योंकि मुझे लगता है कि उस जगह पर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन जब भी कुछ देर बाद वो लोग कुछ जगह पर पहुँचते हैं, अचानक से तो यहाँ पर इगोरो अकीरा को लेकर एक जगह पर छुप गया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपना इनविजिबल पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि किसी को भी उन लोगों के बारे में पता ना चले। शुरुआत में तो यहाँ पर अकीरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर दो लड़की उतरती है और उन दोनों में से एक लड़की का फेस तो यहाँ पर इगोरे जैसा लग रहा था। इसी वजह से आगे जब भी वो इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है इसके बारे में मैं तुमको किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इन लोगों के साथ पंगा लेना नहीं चाहती। और तभी अचानक से उनमें से एक लड़की जिसका नाम कुबो है, वो तो यहाँ पर ये पूरा जगह सर्च कर रहा था हमने पार के मदद से। और तभी अचानक से वो लोग कुछ जहाँ पर आईडी को सेंस करते हैं। इस जगह पर एक लड़की को देखकर तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां उससे ढेर सारा सवाल पूछे जा रही थी, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की को कुछ भी पता नहीं है, वो लोग जल्दी से यहाँ से निकलने के बारे में डिसाइड करते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जब भी अकीरा सीधा आईडी के पास जाता है, आईडी बताने लग जाती है कि मैं असल में ये चीज तुमको देने के लिए यहाँ पर आई थी और मुझे लगता है कि शायद ये चीज करीब 200 साल पुरानी है। जब भी आगे अकीरा वो चीज देखता है उसको पता चलता है कि ये तो असल में एक स्मार्ट वॉच है। और यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको समझ आ गया था कि तोसा का ज्यादा उम्र होने की वजह से वो काफी सालों पहले ही मारा गया। और जब भी आगे वो तोसा का दिया हुआ लास्ट मैसेज को सुनता है, वहाँ पर तो तोसा अपने सारा हरकतों के लिए उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी और इसी के साथ साथ तो वो उससे ये भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब से तुमको मुझे ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका ये मैसेज को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, बट इसके बावजूद भी वो ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले टोक्यो पर जाएगा जहाँ पर वो रहता था। फिर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अकीरा इगोरू से वही दोनों लड़की के बारे में पूछ रहा था, जो सुनकर आगे इगोरू भी बताने लग जाती है कि वो लोग असल में ओलेर बिग रेड के कैप्टन है और आगे मैं इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं बताने वाली। इसी वजह से अगर तुमको इसके बारे में सा कुछ जानना है तो मुझसे शादी करना पड़ेगा। इसी वजह से चलो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, ये कह कर ही तो यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ गई थी। बट अकीरा तो यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसके साथ तोसा का काफी पहले एंगेजमेंट हो गया था। लेकिन यहाँ पर इगोरी भी धोई ना मारने वाली थी। वो कहती है कि मैं असल में एक एंड्रॉइड हूँ, इसी वजह से तोसा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है उसको किस करने के लिए। और आगे अगले दिन पे वो लोग आईडी को भाई कहते हैं, क्योंकि अब तो आईडी का घर जाने का टाइम हो चुका था। और आगे वो लोग सीधा ओशन पार करने के लिए एक बोट के पास जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का मुलाकात बोरो नाम का एक ट्रेडर से होता है। यहाँ पर तो वो बिना पैसे के उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया था। जब भी आगे बोरो को अकीरा से पता चलता है कि वो असल में टोक्यो पर जा रहा है, बोरो तो यहाँ पर खुशी खुशी उसको टोक्यो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था। और आगे काफी घंटे तक बोट पे रहने के बाद वो लोग एक बोट पर पहुंच जाते हैं। और आगे बोरो को बाय करने के बाद जब भी अकीरा उस जगह पर घूम रहा था, अचानक से वो गलती से एक छोटी लड़की से टकरा जाती है और इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका एक ब्रश टूट गया था। जहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद अकीरा को पता चलता है कि वो लड़की तो असल में एक पेंटर थी जिसका नाम ममोरू है। और आगे वो लोग वो टूटा हुआ ब्रश को बदलने के लिए एक शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन गलती से तो वो शॉप पे जो काम कर रहा था वो इस ब्रश का कम प्राइस ले लिया था। इसी वजह से तभी अचानक से उस जगह पर शॉप ओनर आकर उसको काफी ज्यादा गाली देने लग जाता है। बट अब क्या ही हो सकता है। इसी वजह से इगोरू जल्दी से अकीरा को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। और आगे शॉप से बाहर निकलने के बाद तो यहाँ पर इगोरू रेगड़ के बारे में बता रही थी। रेगड़ असल में वो सभी लोग होते हैं जो कि अपना ह्यूमन राइट को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं और इसके बदले में उन लोगों का क्राइम और डिबेट को माफ कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एजेंसी के कारण उन लोगों को काफी मुश्किल काम करना पड़ता है। आगे अकीरा जल्दी से अमूरो को उसका ब्रश लौटा देता है, जहाँ पर बातों बातों में तो यहाँ पर अमूरो को पता चला था कि अकीरा तो असल में माउंटेन ओसुरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ से असल में टोक्यो पर जाया जा सकता है। बट अमूरो बताती है कि टोक्यो पर जाने से पहले तुम लोग को चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। बट तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मैं एक ऐसा रास्ता को जानता हूँ जिससे कि तुम लोग इजीली चेक पॉइंट को पार कर सकते हो। ये बताकर ही आगे वो उन दोनों को जल्दी से लेकर वही रास्ते की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जाते हुए भी तो यहाँ पर अमोरो इगोरू का पेंटिंग करे जा रही थी। और आगे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लौंडा तो उससे ये पूछ रहा था कि क्या एंड्रॉइड होने के बावजूद भी पार मिलने के लिए तुमको खाना खाना पड़ता है। इगोरू कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे असल में खाना खाना काफी ज्यादा पसंद
पसंद है और इसी के साथ साथ मेरे पास एक पहाड़ सोर्स भी है जिससे कि हर टाइम मुझे पहाड़ मिलता रहता है। और तभी अचानक से वो अमोरू से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारा वो बुक दिखा सकती हो। उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में यहाँ पर अमोरू ने उसको साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि इगोरू काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, वो जल्दी से उसको वो बुक देते हुए बताने लगती है कि ये बुक असल में मेरे लाइफ से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये बुक असल में बचपन में मेरे मॉम डैड ने मुझे दिया था। और आगे अगले दिन वो लोग माउंटेन सोडा को पार कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर तो उन लोगों को काफी ज्यादा भूख लगा था, इसी वजह से वो लोग सबसे पहले कुछ खाना खाने के बारे में डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर में तो यहाँ पर इगोरू ने सारा खाना को खा लिया था। ये देखकर आगे जब भी अकीरा और भी खाना लाने के लिए जाने लगता है, तभी अचानक से उस जहाँ पर काफी सारे गार्ड आकर तो उन दोनों को घेर लिए थे। और तभी इतने में उस जहाँ पर मारलम नाम का एक बंदा आता है। मारलम को यहाँ पर देखकर तो अमोरू सीधा जाकर उसके पास चला गया था, जहाँ पर मारलम जल्दी से उसको थैंक यू कहता है इतना बड़ा काम करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में अमोरू के पहले से ही प्लान था, क्योंकि वो असल में तो यहाँ पर हमारे लौंडे को फंसाना चाहती थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि अमोरू भी तो असल में एक रेजर है और उसने ये काम करने के लिए इसलिए माना था कि इसके बदले में उसको उसका पेरेंट्स का दिया हुआ बाकी सभी बुक भी मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से मारलम कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो काफी टाइम पहले ही तुम्हारा वो सभी बुकों को जला दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अमोरू काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, बट वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सोल्जर उसको घेर कर रखे हैं। और तभी अचानक से मारलम उसको उठाकर दूर फेंक देता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये सब कुछ बातें जानने के बाद तो अमोरू काफी ज्यादा रो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी बुक तो असल में उसके फादर का दिया हुआ लास्ट बुक था, लेकिन मारलम ने वो सभी बुकों को जला दिया। इसी वजह से आगे वो गुस्से में आकर इस जहाँ पड़ा तबड़ी मचा देती है, जिसका फायदा उठाकर तो यहाँ पर इगोरू ने भी हमारे लौंडे को उठाकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन अकीरा को तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर अमोरू को अकेला छोड़कर इस जहाँ पर आ गया था। इसी वजह से आगे जब भी वो अकेला है उसका मदद करने के लिए जाने लगता है, अचानक से इगोरू उसको रोक लेती है। और तभी हम लोग दूसरे साइड पे दोबारा मारलम को देखते हैं, और यहाँ पर तो उसने अमोरू का लास्ट बुक भी पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया था। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो अमोरू उसको रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम लोग अकीरा को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इगोरू तो यहाँ पर अमोरू को बचाने का खिलाफ थी। इसी वजह से तो यहाँ पर अकीरा ने उसको छोड़ने का फैसला किया था। ये कहकर जब भी आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, उसको यहाँ से जाते हुए देखकर तभी अचानक से इगोरू को याद आती है कि कैसे एक दिन उसने उससे ये कहा था कि वो एक एंडर से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला है। फिर हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अमोरू को पकड़ कर रखा गया था। बट तभी अचानक से जहाँ पर हमारा लौंडा सभी गार्डों को हराकर उसको बचाने के लिए आ जाता है। और तभी हम लोग दूर पे इगोरू को भी देखते हैं, जो कि दूर से ये सा कुछ छुप छुप कर देख रही थी। और दूर से जब भी सोल्जर को पता चलता है कि यहाँ से अमोरू भाग गया है, सोल्जर ने तो यहाँ पर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा दिया था। और अब तो कुछ ही देर में सारा गेट बंद होने वाला था, लेकिन अमोरू जैसे तैसे करके उसको लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब भी वो लोग बाहर निकलते हैं, मारलम ने तो यहाँ पर उन दोनों को ही पकड़ लिया था, जहाँ पर मारलम के कहने पर काफी सारे सोल्जर अमोरू को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। भले ही यहाँ पर अमोरू उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सभी सोल्जर बिल्कुल भी नहीं रुकते। और काफी पीटने के बाद सबसे पहले जब भी वो लोग अमोरू को खत्म करने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से उस जहाँ पर एंट्री होता है हमारा इगोरू की। वो तो यहाँ पर आने के साथ ही साथ एक प्रिंसिपल की तरह एक एक करके सभी सोल्जरों को इजीली हरा दिया था। और आगे वो मारलम के ऊपर भी एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और पहली बार एक एंड्रॉइड को इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर तो यहाँ पर अमोरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। बट तभी अचानक से इगोरू सीधा अकीरा के पास जाकर उससे कहने लगती है कि मैंने असल में ये सब को इसलिए किया है ताकि मैं अपना गोल को अचीव कर सकूं। मेरा गोल बस एक ही है, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो पहली बार तो यहाँ पर अकीरा ने उसको थैंक यू किया था, क्योंकि उसको तो समझ आ गया था कि भले ही वो एक एंड्रॉइड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल इंसान की तरह एक्ट करता है। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग सेफली एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे, जहाँ पर अकीरा जल्दी से उसको उसका बैग लौटा देता है, क्योंकि वो बैग के अंदर ही तो यहाँ पर अमोरू का सारा पेंटिंग करने का सामान था। और तभी अचानक से इगोरू अपने हीलिंग पावर की मदद से अमोरू का पीठ का बनाया हुआ वो सभी दाग को मिटा देती है। और इसी के साथ साथ तो उसने वो रेजर का मार्क भी छुपा दिया था, जिससे कि किसी को भी पता न चले कि वो एक रेजर है। ये देखकर तो यहाँ पर अमोरू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन जब भी अकीरा उससे ये कहता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, हम तुम्हारा फादर का दिया हुआ वो बुक ढूंढने में तुम्हारा मदद करेंगे, ये बात सुनकर तो यहाँ पर अमोरू काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से आगे वो खुशी खुशी उन लोगों का टीम पे शामिल होने का डिसाइड करती है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों तो यहाँ पर ओमोरी नाम का एक सिटी पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर तो अकीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि फाइनली तो अब उसको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उस जगह पर तो सभी सिंगलों के लिए वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था। मतलब इस तरीके का फेस्टिवल को देखकर मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इंडिया पर भी ये
चीज कब आएगा। मतलब कसम से इंडिया पर तो यहाँ पर सभी लड़कियों को ढूंढना पड़ता है। दूसरा जापान को तो देखो सिंगल लोगों के लिए सभी एक फेस्टिवल ही तैयार कर दिए। लेकिन तभी अचानक से अकीरा ये नोटिस करता है कि उस जगह पर तो ढेर सारे गार्ड थे और इसी वजह से तो यहाँ पर दोनों लड़कियां मिलकर उसको जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि वो तीनों तो यहाँ पर एक साथ थे और उस जगह पर बस सिंगल लोग ही जा सकते हैं। लेकिन जब भी आगे अकीरा ये कहता है कि मैं टोसा को छोड़कर और किसी से भी प्यार नहीं करता, उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इगुरु के साथ साथ अमोरो भी थोड़ा सा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे अमोरो और इगुरु ये डिसाइड करती है कि उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लौंडा मतलब कि अकीरा तो यहाँ पर उन दोनों को बिल्कुल भी भाव तक नहीं देता। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से ये फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करने के बारे में डिसाइड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ऑयल पेन को बेचने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तो ऑयल का एक ट्रक ये सभी गनों को यहाँ पर ही छोड़ कर गया था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर आर्मिड स्कॉट का एंट्री होता है। तभी इतने में उस जगह पर फीडे नाम की एक लड़की आकर कहने लगती है कि मैंने अभी एक स्नेच को ढूंढा है। ये बताकर ही आगे वो अपने आप को लेंटानो ग्रुप के नया लीडर बताती है। उसका ये बात को सुनकर जब भी वो बंदा सीधा अपना चाकू को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी इतने में उस जगह पर कलकरन नाम का और एक बंदा आकर उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जो करकड़ी आगे वो इस जगह का मैनेजर को पकड़ते हुए कहने लगता है कि इसमें ये भी शामिल था, क्योंकि वो छुप छुप कर पैसे को इधर उधर करता था। और लास्ट में हमें पता चलता है कि फ्राइडेस और कलकलन तो असल में भाई बहन थे। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के फादर उन दोनों से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर थोड़ा सा दुखी दुखी लग रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके तो करीब 8 बच्चे थे और अभी बस 2 ही बचे हुए हैं, और अभी वो बस ये चाहते हैं कि उसके बच्चों का बस शादी हो जाए, क्योंकि मरने से पहले तो यहाँ पर वो अपने पोती पोतियों का फेस देखना चाहते थे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो वो दोनों लड़कियां फेस्टिवल पर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। जब भी आगे उस जगह पर अकीरा आकर ये कहता है कि मैं तुम लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ये बात को सुनकर तो दूसरा वो दोनों लड़कियां बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से फेस्टिवल के लिए निकल पड़े थे। बट जब भी आगे अकीरा बाहर निकलता है उसको कुछ लोगों से पता चलता है कि अब तो लंटानो ग्रुप के मेंबर भी इस जगह पर आने वाले हैं। और आगे एक लेडी से इसके बारे में बातें करने के बाद उसको पता चलता है कि वो लोग असल में ये पूरा सिटी को कंट्रोल करते हैं और इसी के साथ साथ ज्यादातर खून खराबा उन लोगों के फैमिली से ही होता है। और तभी हम लोग दूसरा फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये गुरु और अमोरू तो यहाँ पर कुछ अननोन पर्सन के साथ डेट पर गया था, लेकिन काफी सारे लोगों के प्रपोजल के बावजूद भी तो यहाँ पर ये गुरु किसी को भी भाव तक नहीं दे रही थी। और तभी इतने में देखते देखते उस जगह पर अकीरा भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको तो यहाँ पर उन दोनों का फिक्र हो रहा था। जहाँ पर वो उस जगह पर कलकरन को भी देखता है जो कि लड़कियों के बीच में तो काफी ज्यादा फेमस था। और दूसरा हम लोग फ्राइडेस को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको प्रपोज करने के लिए सभी लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी तो उसको कोई भी खास लड़का बिल्कुल भी नहीं मिला था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर उसका भाई आकर उससे कहने लगता है कि सच में क्या तुमको अभी भी हमने टाइप का कोई भी लड़का नहीं मिला? और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि हम लोग असल में इस जगह पर किस लिए आए हैं। हम लोग असल में इस जगह पर अपने परिवार को बचाने के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए आए हैं, जिससे कि बाद में जाकर हमारे बच्चे हों और वो ये फैमिली को संभाले। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर फायदे बिना कुछ कहे अकेला ही वहाँ से वॉक करने के लिए चला गया था। दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी देर से गुरु के ऊपर ही नजर रखकर रखा था, ऐसा इसलिए क्योंकि काफी दुखी होने की वजह से तो आज उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। लेकिन आगे जब भी अमूर के वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा हटता है, कुछ ही टाइम के अंदर ही तो यहाँ पर गुरु भी अपने जगह से बिल्कुल गायब हो गया था। इसी वजह से अकीरा टाइम ना वेस्ट कर जल्दी से उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पर काफी रात हो चुका था और अकीरा के वजह से तो यहाँ पर फाइडेस के कपड़े के ऊपर उसका थोड़ा सा ड्रिंक गिर गया था। जब भी आगे अकीरा उसका बैच को देखता है, उसका नाम को सुनकर तो यहाँ पर वो थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर समझ आ गया था कि वो असल में एक माफिया फैमिली से है। ये जानने के बाद जब भी वो उससे माही मांग कर चुपचाप वहाँ से निकलने वाला होता है, गुस्से में आकर तो यहाँ पर फेडिस ने उसको पकड़ लिया था, जहाँ पर वो तो यहाँ पर उसे झगड़ने के जगह पर उससे ये पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये कहते कहते तो यहाँ पर वो उसके साथ बोसा कुछ भी करने की ट्राई कर रहा था। लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जगह पर अमूरू आकर कहने लगती है कि प्लीज तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि वो असल में पास से इस जा पड़ा है। ये बात जानने के बाद तो यहाँ पर फायदे भी मनी मन थोड़ा सा खुश हो गई थी, क्योंकि उसको तो यहाँ पर समझ आ गया था कि वही असल में असली अकीरा है। इसी वजह से वो सीधा उसको प्रपोज कर देती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर चल के आ रहा है। लेकिन तभी अचानक फेडिस उससे कहने लगती है कि ये चीज असल में तुम्हारे और मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं असल में तुमको ये सब के बदले में प्रोटेक्शन दे सकती हूँ। बट तभी अचानक से उसको कलकरन का आवाज सुनाई देता है। जब भी आगे अकीरा उससे एक सवाल पूछता है, दूसरी साइड तो यहाँ पर फेडिस थोड़ा सा शर्मा गई थी। वो बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बहन अपने भाई के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता है, ये रूल के खिलाफ है। और तभी हम लोग दूसरे कलकरन को देखते हैं और यहाँ पर तो वो सबके सामने गुरु को प्रपोज किया था और उसी रात पर
ईगुरु अमूरो को बताने लगता है कि आखिरकार वो अकीरा से कैसे प्यार कर बैठा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइल करन का फादर तो उससे ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि फाइनली तुमने एक लड़की को चूज कर ही लिया, इसी वजह से मैं बस ये चाहता हूँ कि अब बस तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके बच्चा पैदा करो। दूसरा हम लोग अकीरा और अमूरो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ मिलकर ईगुरु से झगड़ रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि आज तो यहाँ पर ईगुरु काइल करन के साथ डेट पर जाने वाला था। इसी वजह से तो यहाँ पर अमूरो मन ही मन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और तभी इतने में उस जगह पर काइल करन भी आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर जब भी आगे ईगुरु ये बताती है कि मैं असल में एक एंड्रॉइड हूँ, ये जानने के बावजूद भी तो 2 साल उसको बिल्कुल ही फर्क तक भी नहीं पड़ा था। तभी इतने में उस जगह पर फीडे भी आ जाता है और वो तो यहाँ पर अकीरा को डेट पर ले जाने के लिए आया था। ये बात जानने के बाद तो वहाँ पर वो दोनों ही हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और स्पेशली तो यहाँ पर ईगुरु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर तो अकीरा ने उसको छोड़कर किसी और ही नई लड़की को पटा लिया था। इसके बारे में जानने के बाद तभी अचानक से काइल करन ये डिसाइड करता है कि उन दोनों को असल में डबल डेट पर जाना चाहिए। और तभी इतने में उन लोगों के सामने एक गाड़ी आ जाता है। इसके बारे में पूछने पर आगे काइल करन बताने लग जाता है कि ये गाड़ी असल में ओइल के साथ बातचीत करने में मुझे फ्री में मिला है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि वो तो असल में इस दुनिया के बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था। इसी वजह से आगे काइल करन उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरा हर एक बात मानोगे तो क्या पता मैं तुमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। और आगे वो लोग जल्दी से वो गाड़ी में बैठकर थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए चाहते हैं। बट तभी अचानक से अकीरा ये नोटिस करता है कि फायदे तो यहाँ पर काफी देर से अपने भाई की तरफ ही घूरे जा रहा था, जहाँ पर वो तो अपने भाई को ईगुरु के साथ देखकर तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि काफी सालों से चलता हुआ ये रूल के वजह से तो वो अपने भाई के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। बट तभी अचानक से ईगुरु काइल करन को साइड में ले जाती है, उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर हमें उन दोनों के थोड़ा सा बातों से पता चलता है कि वो तो असल में ये सब को इसलिए कर रहा था ताकि वो अकीरा को जेलस फील करवा सके और वो एंड्रॉइड होने के बावजूद भी अकीरा को कितना ही ज्यादा पसंद करता है। कल ही रात तो यहाँ पर उसको भी पता चल गया था। लेकिन जब भी आगे वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं वो तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लौंडा लौंडियाबाजी कर रहा था क्योंकि यहाँ पर तो वो फायदे को एक फ्लावर गिफ्ट किया था। लेकिन तभी अचानक से अकीरा कहने लगता है कि मैं एक ऐसा जगह जानता हूँ जहाँ पर सभी एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आगे वो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाता है हमें पता चलता है कि वो जगह तो असल में एक लाइब्रेरी था। जब भी आगे वो ढेर सारा बुक पढ़कर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि यहाँ के सारे चीजें तो असल में ऑयल कंट्रोल कर रहा है। और आगे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद जब भी वो लोग लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं अचानक से तो यहाँ पर अमूरू दौड़कर एक जगह पर भागने लग गई थी। इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेट भागने की वजह से तो यहाँ पर उन लोगों को कहीं पर भी अमूरू नहीं मिला था। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पर फिडेस को अपने बचपन के बारे में भी याद आ गया था। और तभी इतने में उस जगह पर काइल करन आकर बताने लग जाता है कि कैसे वो दोनों बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर अकीरा ये डिसाइड करता है कि अभी उन दोनों के बीच में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उसको तो यहाँ पर ये भी समझ आ गया था कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तभी अचानक से फिडेस अपने आप को संभाल कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसके जाने के बाद ही तो यहाँ पर वो तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा झगड़ रहे थे क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन लोग का साथ ही माफिया के मेंबर से हो। और आगे जब भी कुछ देर बाद वो लोग अपने घर पर जा रहे थे गाड़ी पर तो यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल साइलेंट थे। लेकिन तभी अचानक से उन लोग को वहाँ पर रुकना पड़ता है क्योंकि गाड़ी का टायर तो पंचर हो गया था। इसी वजह से आगे जब भी सभी लड़कियां थोड़ा सा बातें करने के लिए साइड में जाते हैं, जब भी आगे हमारा लौंडा गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था अचानक से काइल करन उसको धमकी देते हुए उससे कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बहन ने तुमको चूज किया, लेकिन अगर तुम गलती से भी उसको कभी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, मैं तुमको वहाँ पर ही टपका दूंगा। उसका मुंह से इतना खतरनाक धमकी को सुनकर तो दूसरा अकीरा का भी फट के 64 हो गया था। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं और यहाँ पर तो वो लोग घूमते घूमते कार को पोर्ट पर आ गए थे। लेकिन काम करने के टाइम पर तो यहाँ पर एक कंटेनर एक बंदे के ऊपर गिरने वाला था। बट हमारा लौंडिया तो यहाँ पर एक सुपर हीरो है, इसी वजह से वो सीधा जाकर उसको बचा लेती है। और ये देखकर तो यहाँ पर फाइडेस को भी समझ आ गया था कि सच में वो असल में एक एंड्रॉइड है। इसी वजह से वो बिना कुछ कहे जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर जब भी अकीरा उसके पास जाता है वो बताने लगती है कि काइल करन असल में हमारे फैमिली के लिए एक बेटर लीडर बन सकता है क्योंकि सभी लोग ही असल में उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो एक एंड्रॉइड से शादी करेगा तो उन लोग का कभी भी बच्चा नहीं होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस चक्कर में मुझे ही फैमिली का लीडर बनना पड़ेगा। और तभी हम लोग दूसरा लैंटनो फैमिली के फादर यूरस को देखते हैं और उसको तो यहाँ पर एक बंदे से पता चला था कि उसका सन असल में एक एंड्रॉइड से प्यार कर बैठा है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं कि लगता है मैं अपने बेटे के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया था और अगर सच में ऑयल ईगुरु को ढूंढ रहा है तो ऑयल के पहले ही हम लोग को ईगुरु को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा हम लोग एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो वो लोग डबल डिनर करने के लिए बैठे थे। लेकिन तभी अचानक से हुई जहाँ पर ईगुरु अपने काफी सारे लोगों को लेकर वहाँ पर
पहुंच जाता है, जहाँ पर यूडस कहने लग जाता है कि तुम लोग जल्दी से गुरु को हमारे हवाले कर दो। और आगे वो ये भी बताता है कि कैलकरन असल में ये गुरु से शादी करना इसलिए चाहता है ताकि उसको फ्यूचर में जाकर बच्चे पैदा करना ना पड़े, और इसी वजह से मैं असल में उसको खत्म करने के लिए इस जगह पर आया हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से फायदे को एक गन देते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने फैमिली का अगला लीडर बनना चाहते हो तो जल्दी से तुम ये गन के मदद से अपने भाई को खत्म कर दो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर फायदे काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं कर पाया तो वो बंदा यहाँ पर उसके साथ साथ उसका भाई को भी खत्म कर देगा। बट तभी अचानक से कैलकरन अपने बहन से वो गन को ले लेता है। उसका ये साको हरकतों को देखकर तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि वो दोनों ही असल में अपना परिवार को आगे बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसी वजह से आगे जब भी कैलकरन गुस्से में आकर अपने फादर को शूट करने की कोशिश करता है, टाइम पे तो यहाँ पर एक बंदा आकर उनको बचा लिया था। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तभी अचानक से उडूस ये ऑर्डर देता है, अब टाइम आ चुका है, मैं ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से तुम लोग मिलकर वो एंड्रॉइड को खत्म कर दो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एगुडो भी थोड़ा सा सीरियस हो गई थी, लेकिन जब भी आगे अकीरा ये देखता है कि उसके ऊपर एक बंदा दूर से स्नाइपर से शूट करने वाला था, सीधा उसको बचाने के लिए जाता है। इस चक्कर में तो यहाँ पर उसके पीठ पे गोली लग गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये गोली खाने की वजह से तो यहाँ पर उसके पीठ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक से कैलकरन अपने गन के मदद से वो स्नाइपर वाले बंदे को वहाँ पर ही टपका देता है। इस चीज का फायदा उठाकर तो दूसरा इगुरु ने भी अकीरा को कुछ ही सेकंड में हील कर दिया था, लेकिन उसका ये साको हरकतों की वजह से तो यहाँ पर उसका दिमाग सटक गया था। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी। इसी वजह से आगे वो हमने लेजर बॉल के मदद से एक ही सेकंड में उसके सभी साथियों को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और आगे जब भी ओरस गुस्से में आकर अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, हम लोग ये देखते हैं कि इगुरु तो यहाँ पर अपने एक ही हाथ के मदद से उसका वो शॉट को पकड़ लिया था। और आगे जब भी वो उसको एक लात मारता है एक ही अटैक खाकर तो वो वहाँ पर ढेर हो गया था। और तभी हमें टोआसा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने असिस्टेंट से बातें कर रहा था, जहाँ पर उसका असिस्टेंट तो उससे ये पूछ रहा था कि क्या एंड्रॉइड के अंदर भी ह्यूमन की तरह इमोशन होता है। उसका ये सवाल को सुनकर यहाँ पर टोआसा कुछ भी नहीं कहती। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब हमारे लौंडे को होश आया था, जहाँ पर वो तो अपने आप को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और इसी के साथ साथ तो उसके सामने इगुरु खड़ी हुई थी। और तभी इतने में अचानक से उस जगह पर अमूरो आकर उसको हक करते हुए कहने लगती है कि क्या तुमको पता भी है कि उस दिन से करीब एक हफ्ता गुजर चुका है और तुम एक हफ्ते से बेहोश पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो अकीरा को बिल्कुल भी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। जब भी आगे वो इसके बारे में उससे पूछता है, वो उसके कान में बताने लगती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दिन के बाद से इगुरु तुम्हारा हर दिन ख्याल रखा। उसका ये बात को सुनकर जब भी आगे अकीरा उसको थैंक यू कहता है, उसका मुंह से पहली बार थैंक यू को सुनकर तो यहाँ पर इगुरु भी थोड़ा सा शर्मा गई थी। और तभी इतने में उस जगह पर फायदेस और कैलकरन भी आ जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये सभी इंसिडेंट के बाद से हम लोगों ने मिलकर यूडोस को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए हैं और इससे फायदेस असल में नया लीडर है। ये बात जानने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर पहले से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज लग रहे थे। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि अकीरा तो ये बता रहा था कि वो लोग असल में सेंडाई जाने वाले हैं। जब भी आगे इसके बारे में कैलकरन को पता चलता है, कैलकरन उससे कहने लगता है अगर ऐसा बात है तो क्यों ना तुम लोग जाते टाइम हॉट स्प्रिंग पर भी थोड़ा सा घूम लो। हॉट स्प्रिंग का नाम सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जिस वजह से ना चाहते हुए यहाँ पर हमारे लौंडे को मारना पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग तो एक टैक्सी के मदद से वो हॉट स्प्रिंग वाले विलेज पर पहुंच गए थे। और यहाँ का नजारा देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग तो काफी दिनों बाद इतने अच्छे जगह पर आए थे। लेकिन तभी अचानक से अकीरा ये नोटिस करता है कि उस जगह पर तो कुछ लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। जब भी आगे अकीरा उन लोगों का झगड़े को शांत करवाने के लिए जाता है, उनमें से एक लड़की तो वो बंदे को मारने की जगह पर गलती से हमारे लौंडे को ही मार दिया था। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि अपने हरकतों की वजह से तो यहाँ पर वो लड़की अकीरा से काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में एजिसाई है, जो कि इस हॉट स्प्रिंग का मालिक है। और दूसरा वो जो बंदा था उसका नाम असल में युकोराटा था। जब भी आगे अकीरा ये पूछता है कि आखिरकार तुम लोग झगड़ क्यों रहे थे, वो लड़की बताने लगती है कि असल में मेरे पार्टनर ने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि वो आज मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। इसी वजह से तो मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, गलती से तुम्हें वो पंच लग गया और चलो इसके बदले में मैं तुम लोग को यहाँ पर फ्री में रहने का मौका देती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो तुरंत ही उस जगह पर अमूरा आकर इसके लिए तैयार हो गई थी। और आगे जब भी आज से उन लोगों को उनका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है, वो बाहर की नजारा दिखाती हुए कहने लगती है कि ये जगह असल में कपल के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के बाद पे लड़का और लड़की एक साथ नहा सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इगुरु थोड़ा सा शर्मा गई थी, लेकिन हमारा लौंडा तो एक सिग्मा है ना, वो साफ साफ मना कर देता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं जब वो दोनों लड़कियां एक साथ बात ले रही थी, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां तो यहाँ पर हमारे लौंडे के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा सिग्मा पंथी करता है और इसी के साथ साथ वो किसी भी लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी भाव तक नहीं देता। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया
जाता है जब भी अकीरा वहाँ का एक मैप देख रहा था, तभी इतने में अचानक से जहाँ पर इगुरो भी आ जाती है। उसको यहाँ पर देखकर तो अकीरा उससे पास्ट के बारे में काफी सारे सवाल पूछे जा रहा था, बट वो ये कहते कहते हिसाब से मना कर देती है कि मैं इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं बता सकती। और उन लोगों को टोसा के बारे में सुनकर तभी अच्छा से जहाँ पर इकुराटा आकर बताने लगता है कि मैं भी असल में पहले एक रिसर्चर था, और आगे वो हमारे लौंडे को एआई और ह्यूमन के बीच में एक फाइट के बारे में बताता है, जिस फाइट में काफी सारे इंसान एक ही झटके में खत्म हो गए थे और पूरा दुनिया ही बदल गया। और उस टाइम पे टोसा ही था जो कि ये पूरी दुनिया को बचाए थी। और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ओएल असल में ये सा कुछ कंट्रोल करके रखता है। जब भी आगे अकीरा उससे ये पूछता है कि आखिरकार उसने ये और को कैसे रोका, वो बताता है कि उसने असल में आउटसाइड सीरीज नाम का एक एंड्रॉइड बनाया था, जिसके मदद से उसने असल में ये पूरा वॉर को रोका। ये बताकर ही जब भी आगे वो वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक से अकीरा उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको पता है कि वॉर के बाद टोसा का क्या हुआ था। वो बताता है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वॉर के बाद वो बाद में 6 एज को लेकर ओएल को बनाया और अचानक से वो भी गायब हो गया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको भी यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि टोसा ने असल में ओएल को बनाया है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि अकीरा तो यहाँ पर आराम से बात लेते लेते स्विमिंग भी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से गलती से उसका हाथ इगुरो के बुक्स के ऊपर टच हो जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इतना ज्यादा शर्मा गई थी वो तो सीधा जाकर उसके ऊपर एक चीज फेंक कर भी मार दिया था। लेकिन हमारा लौंडा उसका वो अटैक से बाल बाल बचता है। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर उसके पास आजी से और उसका पार्टनर आयमा आता है, वो दोनों तो यहाँ पर हमेशा की तरह ही तो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, और इस वजह से तो यहाँ पर अमूरा अपने पेंटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आगे वो बिना कुछ कहे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब भी उस जगह पर अमूरो आकर देखती है, वो एक चीज देखकर तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो इगुरो हमारे लौंडे को पर्सनल मसाज दे रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उन दोनों के बीच में कूद जाती है। और आगे हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलने के बाद तो यहाँ पर वो लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग मिलकर अमूरो को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर ड्राइंग करने के लिए काफी सारे चीज हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अमूरो भी इसके लिए तैयार हो गई थी। आगे सबके जाने के बाद अकीरा जल्दी से इगुरो के पास जाकर उसको थैंक यू कहता है इतना अच्छा मसाज देने के लिए। वो कहते हैं कि अगर तुमको इसके बदले में कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। जिस पर आगे इगुरो भी थोड़ा सा शर्माती हुए कहने लगती है कि मैं असल में इसके बदले में पर्सनली तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। और अगले दिन पे सुबह उठने के बाद जब भी अकीरा बिना कुछ सोचे समझे बात लेने के लिए जाता है, वो तो यहाँ पर एक चीज देखकर काफी ज्यादा शर्मा गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर बिल्कुल नंगा था और ऊपर से यहाँ पर इकुरा था और आया में एक साथ बात ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक से आगे वो दोनों भी उसको इन्वाइट करते हैं एक साथ बात लेने के लिए। और आगे बात लेने के बाद इकुराटा और आया में जल्दी से अमूरो को लेकर वो जहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पर बैठ कर वो लोगों ने पेंटिंग करने के बारे में डिसाइड किए थे। उन लोगों के जाने का जब भी आगे अकीरा पीछे मुड़कर देखता है, वो एक चीज देखकर तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वहाँ पर तो इगुरो एक सुंदर युकाटा पहनकर बिल्कुल तैयार थी उसके साथ डेट पर जाने के लिए। उसको ये ड्रेस में देखकर जब भी आगे अकीरा उसको मना करने वाला होता है, तभी अचानक से अजी से उसको साइड में ले जाती है, उसको बताने लगती है इगुरो असल में आज के दिन के लिए काफी दिनों से तैयारियां कर रही थी, इसी वजह से तुमको उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए। और तभी हम लोग दूसरे अमूरो को देखते हैं, और जाते टाइम तो यहाँ पर आया मैं ये बता रही थी ओएल असल में ये पूरा हॉट स्प्रिंग का जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग के नीचे काफी सारे वैल्यूएबल मिनरल्स पड़ा हुआ है। और ये चीज बताते बताते तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि इस चीज के वजह से वो असल में ओएल को बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकता है। और इसी के साथ साथ वो ये पूरा जगह को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है कि उसके पार्टनर का हॉट स्प्रिंग बिल्कुल भी खत्म ना हो। दूसरा हम लोग हमारे लॉन्डे को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो इगुरो के साथ डेट पर गया था, जहाँ पर वो दोनों आज एक साथ डेट पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आगे काफी एंजॉय करने के बाद जब वो लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर जा रहे थे, अचानक से तो जाते दौरान यहाँ पर इगुरो का एक सैंडल टूट गया था, जो देखकर आगे अकीरा उसका मदद करता है ये सैंडल ठीक करने में। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा शर्मा गई थी। दूसरा हम लोग अमूरो को देखते हैं, जो कि ड्राइंग करते हुए तो यहाँ पर उन दोनों को ये बता रही थी जब भी मैं इगुरो को अकीरा के साथ देखती हूँ मैं काफी ज्यादा जेलस फील करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन दोनों से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं कुछ भी कहती नहीं। और तभी हमें दोबारा तोसा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो अपने एआई के साथ बातें कर रही थी। वो बताती है कि मैं अगर सच कहूँ तो मैं सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन एंड्रॉइड भी अपने अंदर फीलिंग्स को जरूर बना पाएगी। फिर अगली सीन में हम लोग अकीरा और इगुरो को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। ये जगह तो असल में 200 साल पहले जो वॉर हुआ था उसमें ये भी इंक्लूड था, जहाँ पर अकीरा उससे पूछने लगता है कि क्या तुम भी आउटसाइड सीरीज का हिस्सा थे, जिस पर वो बताती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं भी अपने बहन कुबो और यामी के तरह वो जंग का एक वेपन था। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर अकीरा को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वेपन होने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो हर टाइम उसका जान बचाए
रहा है। उसका ये बात को सुनकर इगुरु उससे कहने लगती है कि मैं अगर सच कहूँ तो इन दिनों मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करने लग गई हूँ और इसी वजह से शायद हमें अब शादी कर लेना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो दूर से हमारे लौंडे को ये बात मजाक लग रहा था, जिस वजह से वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों उस जगह पर एक अच्छा फोटो भी खींचते हैं। आगे जब भी वो दोनों एक साथ अपने घर पर जाते हैं, आजी साई तो यहाँ पर काफी देर से उन दोनों का इंतजार कर रही थी और देखते देखते तभी उस जगह पर अमोरू भी आ जाती है। आयाम को यहाँ पर देखकर जब भी आगे अजी से गुस्से में आकर वहाँ से जा रही थी, अचानक से आयाम उसके पास जाकर सारा कुछ सच बता देती है कि ओयल असल में ये जगह को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि इस जगह पर असल में काफी वैल्यूएबल मिनरल है। उसका ये बात को सुनकर तो दूर से आजी साई काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका हॉट स्प्रिंग पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन आगे जब भी आया मैं उसको थोड़ा सा हौसला देने की कोशिश करती है, उसको हौसला देते हुए सुनकर तो यहाँ पर आजी साई भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे इसी तरीके से उन दोनों का झगड़ा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो यहाँ पर अकीरा अपने साथियों के साथ निकलने वाला था, लेकिन बस स्टॉप पे अचानक से उन लोगों का मुलाकात दोबारा युकोडाटा से हो जाता है। वो बताता है कि मैं भी असल में सेंडाई की तरफ ही जा रहा हूँ और वैसे मुझे सेंडाई के बारे में काफी कुछ पता है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को गाइड भी कर सकता हूँ। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर आगे अकीरा भी इसके लिए मान जाता है और आगे काफी दिनों बाद जब भी वो लोग सेंडाई पर पहुंचते हैं, उन लोग के जाने के बाद तो यहाँ पर युकोडाटा ये कह रहा था कि अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और आगे जब भी वो लोग दूर से सेंडाई का नजारा को देखते हैं, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देखकर तो यहाँ पर अमूरू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और तभी अचानक से युकोडाटा एक बिल्डिंग को दिखाते हुए कहने लगता है ये बिल्डिंग असल में यहाँ का हाई स्कूल है और इसी वजह से वहाँ के लाइब्रेरी पे क्या पता तुमको कुछ मिल जाए। जब भी आगे अकेला लाइब्रेरी के अंदर जाता है, उसको तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिला था और इसी वजह से तभी अचानक से वो लोग यहाँ के लाइब्रेरियन सीसाई से मिलते हैं और उसको देखकर तो यहाँ पर अकीरा को समझ आ गया था कि वो असल में युकोडाटा को काफी ज्यादा पसंद करती है। और तभी अचानक से अकीरा वो लाइब्रेरियन से पूछने लगता है कि क्या ये लाइब्रेरी में ओआर और एआई के बारे में कोई बुक है, लेकिन दूसरी साइड तो वो लाइब्रेरियन को इसके बारे में कुछ भी पता तक नहीं था। इसी वजह से आगे वो लोग लाइब्रेरी से निकल जाने के बारे में डिसाइड करते हैं और बाहर निकलने के बाद तो यहाँ पर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो लाइब्रेरी के अंदर भी वो सही बुक उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला। युकोडाटा कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग को टोक्यो पर जाना चाहिए और स्टेशन पे जाने के बाद तो उन लोगों को पता चला था कि टोक्यो का ट्रेन असल में कल है। इसी वजह से युकोडाटा उसको लाइब्रेरी पे जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर लाइब्रेरी का चाबी चोरी करके इस जगह पर लेकर आया है, जहाँ पर वो ये भी बताता है कि बहुत असल में ये चीज लाइब्रेरियन से चुराया है, बट मुझे पक्का है कि नहीं अगर मैं इस चीज के लिए उससे माफी मांगूंगा तो वो बाद में मुझे माफ कर देगी और इसी वजह से आज तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है, क्योंकि मैं असल में कुछ देर बाद ही लाइब्रेरियन को डेट पर लेकर जाने वाला हूँ। जिस चीज का फायदा उठाकर तुम थोड़ा सा लाइब्रेरी पे छानबीन भी कर लेना, क्या पता वो सभी बुक ढूंढते ढूंढते तुमको मिल जाए। और आगे वो जाने से पहले उसको ब्लैक मार्केट भी पूरी तरीके से घूम लेने के लिए कहता है। आगे उसके जाने के बाद जब भी आगे वो लोग लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, अचानक से तो यहाँ पर इगुरु को अपना बहन डिटेक्ट हुआ था। इसी वजह से आगे वो लोग छुप छुप कर देखने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं और अब तो यहाँ से निकलने का उन लोग के पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसी वजह से आगे इगुरु ये डिसाइड करती है कि वो उन लोग का ध्यान भटकाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर तुम दोनों भाग जाना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा भी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जब भी आगे इगुरु उन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, इस चीज का फायदा उठाकर तो अकीरा अमूरू को लेकर भाग गया था, जहाँ पर वो लोग तो घूमते घूमते ऐसे ही सिटी के दूसरे साइड चले गए थे और अमूरू को तो यहाँ पर काफी सारे ड्रेस पसंद आ गई थी, लेकिन उन लोग के पास तो यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं था। इसी वजह से आगे अकीरा उसको एक ब्रेसलेट परचेस करके देता है और आगे थोड़ी देर बातचीत और एंजॉय करने के बाद वो लोग जल्दी से एक गली के अंदर पहुंचते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो काफी सारे लोग बुक बेच रहे थे। जब भी आगे अकीरा ये पूछता है कि क्या इस जगह पर फॉरबिडन बुक मिलेगा, उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे, क्योंकि ओल तो यहाँ पर काफी सारे पहले ही छानबीन कर ढेर सारा बुक लेकर भाग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग काफी सारे बुकों को छुपा कर रखे हैं। जब भी आगे वो सभी लोग मिलकर हमारे लौंडे को बुक दिखाता है, इनमें से तो एक भी बुक हमारे लौंडे का बिल्कुल भी काम का नहीं था, लेकिन तभी अचानक से उसको एक बंदे से पता चलता है कि असल में लाइब्रेरियन काफी सारे इंपॉर्टेंट बुक लाइब्रेरी के अंदर छुपा कर रखे हैं, लेकिन वो बुक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उस जगह पर हर टाइम गार्ड रहते हैं। ये कहकर ही आगे वो लोग उसको एक मैप भी दिखाता है और वो मैप देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को समझ आ गया था कि आखिरकार लाइब्रेरी के कौन सी जगह पर वो सीक्रेट रूम है और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर उसके पास लाइब्रेरी का चाबी भी था। इसी वजह से आगे वो रात में उस जगह पर जाने के बारे में डिसाइड करता है और आगे लाइब्रेरी के जाने के बाद जब भी वो लोग वो ऑफिस वाले रूम की तरफ जाते हैं, वहाँ पर तो अकीरा को एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ काफी बड़ा एक गेट मिला था और आगे काफी ढूंढने के बाद अमूरो जल्दी से वो गेट का चाबी भी ढूंढ लेती है। जब भी आगे वो उस गेट को खोलता है, अचानक से तो नीचे एक गार्ड को इसका आवाज सुनाई दिया था। इसी वजह से वो जल्दी से उस ऑफिस वाले रूम के अंदर चला जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं वहाँ पर कोई है तो नहीं। और दूसरा हम लोग शीशे को देखते हैं और यहाँ पर तो अचानक से
अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था और ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उस रूम के अंदर कोई घुसा है। तो हम लोग अकीरा को देखते हैं और वो गेट पार करने के बाद ही तो यहाँ पर उसको ढेर सारा बुक दिखाई दिया था और वो बुक ढूंढे इससे पहले अचानक से उस जहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, लेकिन वो गार्ड कुछ करता है इससे पहले तो यहाँ पर आमोरू सीधा जाकर उसके ऊपर कूद पड़ी थी, जिससे इसका फायदा उठाकर जल्दी से पीछे से अकीरा आकर उसको बेहोश कर देता है। और आगे काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो लोग वो फॉरबिडन बुक वाले एरिया पर पहुंच जाते हैं। जब भी आगे वो लोग ये रूम पूरा चेक करते हैं, काफी ढूंढने के बाद तो यहाँ पर उन लोगों को वो सभी बुक मिल गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी बुकों में से तो यहाँ पर टोसाका प्रोजेक्ट का एक बुक भी था। ये देखकर जब भी आगे अकीरा वो ग्लास को हटाने की कोशिश करता है, काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो वो ग्लास बिल्कुल भी हट नहीं रहा था। इसी वजह से तो यहाँ पर अमोरू भी बिल्कुल तैयार हो गई थी वो ग्लास तोड़ने के लिए, लेकिन वो ये चीज कर पाता इससे पहले उस जहाँ पर शीशे ही उसको रोकती हुए कहने लगती है कि क्या तुमको पता भी है रात के 12 बज रहा है और अभी लाइब्रेरी बंद है और तुमने इस जहाँ पर घुसपैठ किया है, इसी वजह से मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर ही तो यहाँ पर वो गुस्से में आकर सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग गई थी। तभी अचानक से उस जहाँ पर अमोरू ये नोटिस करता है कि उसमें से तो यहाँ पर उसका फादर का दिया हुआ वो बुक भी था, लेकिन तभी अचानक से शीशे ही वो दोनों बुक को उठाते हुए कहने लगती है कि ये दोनों बुक बस मेरा है, इसी वजह से मैं तुमको ये बुक बिल्कुल भी नहीं देने वाली। बट तभी इस चीज का फायदा उठाकर अमोरू जल्दी से उस जहाँ पर वो लैम्प को लेकर आ जाती है, लेकिन गुस्से के मारे तो यहाँ पर शीशे ने सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिस चक्कर में उसके हाथ से वो लैम्प गिर जाता है और ये पूरे जगह पर आग लग जाता है। और तभी हम लोग काफी दूर युकोराटा को देखते हैं जो कि काफी दूर से ये सब कुछ देख रहा था। और इतना आग लगने की वजह से जब भी अकीरा यहाँ से निकलने के बारे में डिसाइड करता है, तभी अचानक से वो जहाँ पर वो दो बुक को देखता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन आग तो काफी फैल गया था, इसी वजह से वो लोग उस जहाँ पर नहीं जा सकते। इसी वजह से ना चाहते हुए यहाँ पर उन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है और आगे कुछ ही देर के अंदर ही वो लाइब्रेरी पर भी पूरी तरीके से आग लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरा शीशे को देखते हैं और अपना लाइब्रेरी जलता हुआ देखकर तो यहाँ पर वो बिल्कुल पागल हो गई थी। और आगे जब भी वो लोग वहाँ से भागने वाले थे तभी इतने में उस जहाँ पर युकोराटा आकर उन दोनों को उनका बैग देता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ट्रेन पे चढ़ने से पहले तुम लोग को कहीं पर छुप जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है वो लोग तुमको ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। उसका ये बात को सुनकर तो ये सब के बावजूद भी अकीरा उससे काफी ज्यादा माही मांग रहा था, क्योंकि उन दोनों के ये हरकतों की वजह से लाइब्रेरी जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। लेकिन दूसरी साइड तो युकोराटा को इससे बिल्कुल ही फर्क तक नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को जो चीज चाहिए था काफी ढूंढने के बाद फाइनली उन लोगों को वो चीज मिल गया। जब भी आगे अकीरा अमोरू का फादर का दिया हुआ वो बुक को पढ़ता है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि असल में काफी सालों पहले एक ही दिखने वाले करीब 12 गॉड का इस जहाँ पर जन्म हुआ था, और वो लोग इस जहाँ पर इसलिए जन्म लिए थे ताकि वो लोग मिलकर इस जहाँ का सारे दुख को खत्म कर सके। ये सा कुछ पढ़ने के बाद तो यहाँ पर अकीरा को ये लग रहा था कि शायद ये सा कुछ तोसा का वो प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि तोसा ने असल में सभी इंसान के अंदर चिप डालकर उन लोग को इम्प्रूव करने के बारे में डिसाइड किया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी वो लोग स्टेशन के अंदर जाते हैं, उस जहाँ पर तो उन दोनों को पकड़ने के लिए काफी सारे गार्ड थे, लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम है, वो तो यहाँ पर एक चश्मा और टोपी लगा के छुप छुप कर ट्रेन के अंदर घुस गया था। आगे जब भी अकीरा अमोरू को उसका बुक लौटाता है, उसको ऐसा करते हुए देख कर तो यहाँ पर अमोरू को मन ही मन ये लग रहा था कि शायद वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं और अकीरा उसको भाव भी देने लग गया है। सोच सोच कर तो यहाँ पर उसका दिल का धड़कन भी काफी ज्यादा तेज हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर धीरे धीरे करके अकीरा को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था। और आगे जब भी ट्रेन अगले स्टेशन के लिए निकल पड़ता है, हम लोग दूर से इगोरे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी दूर से वो ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपने पहाड़ के मदद से टाइम ना वेस्ट कर जल्दी से वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से अमोरू उसको अपना वही ब्रेसलेट उसको देता है और ये कहकर आगे वो कुछ कहता है। तभी अचानक से वो नीचे एक संतरे को देखता है और तभी इतने में उस जहाँ पर बेयर नाम का एक बंदा आकर कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये मेरे हाथ से फिसल गया। वो बताता है कि मैं असल में अपने पूरे फैमिली के साथ दूसरी सिटी पर काम ढूंढने के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ, जहाँ पर वो आगे ये भी बताता है कि वो असल में ऑयल का गार्ड है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अमोरू बेयर का बेटे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको भी तो असल में ड्राइंग करना काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन दूसरा तो बातों बातों में बेयर कुछ ऐसा कह देता है जो सुनकर तो युकोराटा उसके वाइफ से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर बेयर भी थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन तभी अचानक से अकीरा ये नोटिस करता है कि बेयर का वाइफ तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। और आगे कुछ घंटों बाद जब भी वो लोग दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं, इनसे बाहर निकलने के बाद तो अभी भी अमोरू बस अकीरा के बारे में सोचे जा रहा था कि वो कितना ही ज्यादा हॉट है। कुछ देर बाद आगे जब भी अकीरा और इगोरो ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि बेयर के साथ तो उसका वाइफ का झगड़ा हो गया था। इसी वजह से तभी अचानक से अकीरा बेयर के पास जाकर उससे मदद मांगता है जिससे कि वो अपना वाइफ को मनवा सके। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो बेयर सबको ये बता रहा था कि वो असल में करीब 10 साल पहले जब उसका वाइफ प्रेग्नेंट था, वो उसको असल में उस टाइम पे चीट किया था। जब भी आगे गुरु ये
बात सुनती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमको इसके लिए मौत मिलना चाहिए। और आगे ये बात जानने के बाद तो यहाँ पर अकीरा उसका मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर उन लोग के फैमिली के बीच में बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहता था। ये कहकर आगे जब भी वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, बेयर तो यहाँ पर उसका पैर पे गिड़गिड़ाते हुए काफी ज्यादा भीख मांग रहा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बस अपने वाइफ को एक बार स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। जब वो ये ऐसा कुछ कर रहा था तभी इतने में तो उस पर उसका बेटा भी आ गया था। साह को सुनने के बाद तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि दोबारा उसका मॉम डैड एक दूसरे से झगड़ा किया है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बियर तो यहाँ पर अकीरा से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करे जा रहा था मदद करने के लिए, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी हमारा लॉन्डे को उसका बात मानना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग मिलकर प्लान बना रहे थे जिससे कि बियर अपना वाइफ को मनवा सके। जहाँ पर वो लोगों ने मिलकर तो ये प्लान बनाया था कि बियर दोबारा अपने वाइफ को ऐसा एहसास दिलाएगा जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उन लोग का ये प्लान को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लॉन्डे को भी याद आ गया था कैसे वो और इगोरे एक साथ मिले थे और शुरुआत से वो उससे शादी करना चाहता था। बट दूसरा तो इगोरे ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो तो हर टाइम बस उसको इग्नोर मारता रहता है। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। उसको जाते हुए देखकर जब भी आगे अकीरा उसका पीछा करने लगता है, अचानक से तो उसको कोई रूम के अंदर खींचकर उसको किडनैप कर लिया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि युवामी थी। और तभी इतने में उस जहाँ पर इगोरो भी आ जाती है अपने कैनन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए। युवामी बताती है कि फाइनली काफी सालों बाद हम तुमको ढूंढ लिए और अब हम लोग मिलकर तुमको पकड़कर किसी भी कीमत में ऑयल ऑर्गेनाइजेशन पर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर तो कुओ भी अपने बहन को काफी सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जब भी आगे वो उठकर हमारा लॉन्डे को टच कर खुश हो ही रही होती है। उसको इस तरीके से गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करते हुए देखकर तो ठीक टाइम पे इगोरो आकर उसको रोक लिया था, जिस चीज का फायदा उठाकर कुओ जल्दी से उसको हक कर लेती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर काफी सालों बाद अपने बहन से मिल रहा था। लेकिन दूसरा तो युवामी अभी भी उससे झगड़ रही थी। लेकिन जब भी आगे कुओ चिल्लाती हुए उन दोनों को झगड़ने के लिए मना करती है, ना चाहते हुए उसको ये बात मानना पड़ता है, क्योंकि कुओ तो असल में उन दोनों से काफी ज्यादा बड़ा था। साह को शांत होने के बाद जब भी कुओ आगे सबको चाय पीने का ऑफर देती है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर डायरेक्ट उससे तोसा के बारे में पूछ रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरे अमूरू की तरफ और यहाँ पर तो वो सभी मिलकर तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर बेयर का वाइफ आने लगती है। उनको इस रूम पे आते हुए देखकर तो ठीक टाइम पे अमूरू जाकर उनको रोक लिया था। बट तभी अचानक से वो गलती से ये बता देती है कि वो लोग असल में यहाँ पर बैठ कर एक प्लानिंग बना रहे हैं, जिस पर बियर का वाइफ बताती है कि तुम लोग जो चीज कर रहे हो इससे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पहली बार जब मेरा हस्बैंड मुझे प्रपोज किया था और उसी दिन पे उसने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा। इस सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दोबारा हमारा लॉन्डे को देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर उसको बातें करने के बाद तो उसको बस ये पता चला था उन सभी लोगों को इतना ही पता है कि तोसा ने असल में ये वॉर को रोका था। बट अभी भी तो यहाँ पर अकीरा को थोड़ा सा डाउट था। इसी वजह से जब भी आगे वो उन दोनों से दोबारा सवाल पूछता है, अब की बार तो यहाँ पर वो दोनों उसको जवाब देने के लिए साफ साफ मना कर दिए थे। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम इतना तोसा के बारे में जानना चाहते हो तो तुम इगोरो से जाकर पूछो, क्योंकि वो दोनों असल में काफी सालों से इगोरो के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि हमें लगता है कि इगोरो को इकलौता पता है कि आखिरकार तोसा कहाँ पर है। इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर उससे ही जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन इसके बारे में तो यहाँ पर इगोरो किसी को भी बताना नहीं चाहता था। इसी वजह से कुछ देर बाद अकीरा जाकर उसको थोड़ा सा मनमाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसको उसका इयररिंग दिखाता है और सीधा जाकर उसके कान पर पहना देता है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो अभी भी तो यहाँ पर इगोरो उसको बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी वजह से वो बस ये कहती है कि मैं असल में तोसा से वादा किया था, इसी वजह से बाद में हो सके तो मैं तुमको एक दिन ना एक दिन जरूर इसके बारे में बताऊंगी। और तभी हम लोग दूर पे अमूरू को देखते हैं और यहाँ पर तो वो ईसा को होते हुए देख रही थी, जहाँ पर उसने तो ये भी देखा था कि कैसे अकीरा ने उसको इयररिंग पहनाया था। ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि वो तो मन ही मन अकीरा को काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वेयर तो यहाँ पर अपना वाइफ को मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार था, जहाँ पर वो तो यहाँ पर उसको फ्लावर देकर खुश करवाना चाहता था। लेकिन जब भी आगे अकीरा उस जहाँ पर युकुराटा को कुबो के साथ बातें करते हुए देखता है, उसको इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर तो यहाँ पर उसको ये लग रहा था कि शायद वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी हम लोग दूसरा वेयर का बेटे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने फैमिली के लिए काफी अच्छा एक ड्राइंग बनाया था। उसका इतना अच्छा ड्राइंग को देखकर तो यहाँ पर अमूरू भी उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। दूसरा हम लोग यामी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक बंदे के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि इगोरो अपना मेन मिशन के बारे में भूल गया। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उन लोग को तैयार किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर तो तोसा एक चीज के वजह से काफी ज्यादा दुखी थी कि इन लोग को इस तरीके से जिंदा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तो यहाँ पर इन सभी लड़कियों को अपने बेटी की तरह मानती थी, बट ये करने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उन लोग को ये काम करना पड़ा। और आगे
कुछ देर बाद तो युआमी एक चीज जानने के बाद तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि हमने बहन कुबो के पास आने के बाद तो उसको अपने बहन से ये पता चला था कि तोसा असल में इगुरो के साथ अचानक से गायब हो गया है। इसी वजह से तो प्रेजेंट में कुबो ये सोचकर ही काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि क्या सच में वो लोग एक दूसरे का बहन है। और दूसरा हम लोग बेयर को देखते हैं जो कि अपना वाइफ को फूल देने के लिए आता है। और शुरुआत में तो यहाँ पर उसकी वाइफ ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका हाथ का दिया हुआ वो फ्लावर को ले लेती है। और तभी उसी टाइम जब भी अकीरा इगुरो के तरफ देखता है, वो दोनों तो यहाँ पर काफी देर से एक दूसरे के तरफ ही घूरे जा रहे थे। और उन दोनों को तो इस तरीके से घूरता हुआ अमूरो ने देख लिया था, जिस वजह से वो सीधा जाकर बाथरूम के अंदर घुस जाती है। और आगे वो इस वजह से दुखी होकर रोने वाली होती है, तभी अचानक से उसको किसी और का रोने का आवाज सुनाई देती है। हम लोग ये देखते हैं कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि वेयर का वाइफ था, जो कि तो यहाँ पर ये साको सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा रो रही थी। बट तभी अचानक से उस जगह पर उसका सन आकर उसको वो ड्राइंग दिखाता है। ये ड्राइंग देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिस वजह से वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लगती है कि लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जल्दी से अपने हस्बैंड के पास आ जाता है उससे बातें करने के लिए। और यहाँ पर तो हमने मम को रोता हुआ देखकर उसको ये लग रहा था कि शायद उसका ड्राइंग इतना ज्यादा खराब था जिस वजह से उसका मम रो पड़ा। लेकिन तभी उस जगह पर अमूरू आकर उसको मन मारने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हम लोग वियर को देखते हैं और अचानक से उसका वाइफ आकर उससे कहने लगती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ पर्सनली कुछ बातें करना चाहती हूँ। और आगे वो दोनों जल्दी से एक जगह पर जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी भी तुमको बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मुझे प्यार करोगे, लेकिन शादी के बाद तुम अपना ये वादा को भूल गए। और इसी वजह से कुछ ही हो जाए, अगर तुम मुझे मनवाने की भी कोशिश करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगी। और आगे वो वेयर को ये भी बताता है कि वो अगला स्टेशन सेंडाई पे उतर जाएगी। और इसी के साथ साथ वो उसको उसका इयररिंग भी लौटा देती है। और ये इयररिंग तो असल में वो इयररिंग था जब बेयर ने काफी सालों पहले उसको ये गिफ्ट किया था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर बेयर काफी ज्यादा रो रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी कहता नहीं। और दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं और यहाँ पर तो वो इगुरो के साथ वो ड्राइंग को देखे जा रहा था। और ये ड्राइंग देखने के बाद तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि वो शुरुआत से इगुरो और अमूरो से काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पर शुरुआत से अपने टीममेट को छोड़कर बस तोसा के पीछे ही पड़ा हुआ था। फिर अगले दिन पे जब भी वो लोग अगला स्टेशन पर पहुँचते हैं, अकीरा ये नोटिस करता है कि वेयर और उसका वाइफ तो अलग हो गए हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी अभी भी वो लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अब तो यहाँ पर ट्रेन निकलने का भी टाइम आ गया था। इसी वजह से बेयर का बेटा जाने से पहले अमूरो को एक ड्राइंग देते हुए कहने लगता है कि जब तुम स्माइल करते हो उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। और ये ड्राइंग को देखकर तो यहाँ पर अमूरो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो उसको थैंक यू कहती है। और आगे कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब तो वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुंच गए थे। लेकिन तभी अचानक से वो लोग एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो युआमी इगुरो के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जहाँ पर युआमी बताने लग जाती है कि मैं असल में ऑयल के पास तुमको वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बट हमारा लौंडिया भी यहाँ पर कहाँ मारने वाली थी, वो सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और भले यहाँ पर युआमी उसके ये अटैक से बच गई थी, लेकिन वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी रुकती नहीं है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर में तो यहाँ पर उन दोनों का फाइट काफी ज्यादा खतरनाक बन गया था। और दूसरे से हम लोग अकीरा को देखते हैं और दोनों एंड्रॉइड को फाइट करता हुआ देखकर तो वो भी यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर उन दोनों को इतना खतरनाक तरीके से फाइट करता हुआ देखकर युकाराटा कहने लगता है कि अगर कोई भी उन दोनों को नहीं रोका तो उन दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। और तभी हम लोग दूसरा युआमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो हमने फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया था। भले दूसरा इगुरो हमने बैरी के मदद से उसका ये अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में शुरुआत से इगुरो का एक प्लान था। वो तो यहाँ पर शुरुआत से ही ट्रैप बिछाते हुए आ रहा था। इसी वजह से तभी अचानक से युआमी को एक बिजली का झटका लगता है। इस वजह से तो यहाँ पर उसका हालत भी हद से ज्यादा खराब हो गई थी। आगे इगुरो उससे कहने लगती है कि तुमको तोसा और मेरे बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा युआमी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम्हारे साथ तोसा गायब कैसे हो गया। ये कहकर आगे वो जल्दी से हमने शॉर्ट के मदद से उसका एक बॉडी का हिस्से को काट देता है। अकीरा तो ये देखकर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यही असल में उसका एनर्जी सोर्स है। अगर वो ये एनर्जी सोर्स को खत्म कर देगा तो वो भी यहाँ पर ही मारी जाएगी। लेकिन अकीरा तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इसी वजह से वो सीधा उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि युआमी तो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। बट तभी अचानक से अकीरा को इगुरो के साथ बिताए हुआ टाइम के बारे में याद आने लगता है। और तभी देखते देखते अचानक से उसका पावर भी एक्टिवेट हो जाता है और ठीक टाइम पे जाकर तो उसने धक्का मारकर उसको बचा लिया था। और तभी अचानक से युआमी कहने लगती है कि असल में तुम्हारा लिमिटर ऑफ हो गया है। और भले ही यहाँ पर युआमी उसको ये साको सुनने के लिए मना कर रही थी, बट आगे उसको युआमी से ये पता चलता है कि सभी एंड्रॉइड के अंदर ही असल में लिमिटर रहता है। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी
तभी आगे वो अपना हाथ को चेक करता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि वो तो असल में कोई ह्यूमन नहीं बल्कि वो इगोरो की तरह एक एंड्रॉइड है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब तो उसको ऐसा लगने लग गया था कि क्या तोसा के साथ भी बिताया हुआ टाइम भी झूठ था और क्या शुरुआत से वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एंड्रॉइड था। आगे युआमी बताती है कि ये चीज असल में शुरुआत से इगोरो तुमसे छुपा रही थी। जब भी आगे इगोरो उसको साको समझाने की कोशिश करती है, दूसरी साइड तो अकीरा ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जहाँ पर वो तो अपने पास्ट के बारे में सोच कर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे पूछने लगता है कि बताओ क्या मैं असली अकेला नहीं हूँ और क्या मेरे अंदर जो इमोशन है क्या वो सारा कुछ आर्टिफिशियली बनाया गया है।